हमारी दुनिया भी कितनी विचित्र है ना। यहाँ पर किसी के पास खाने को नहीं है और कोई खा खा कर परेशान है, बीमार पड़ रहा है। अच्छे खासे लोग अंडर नरिश, माल नरिश्ड है, और वहीं पे एक तबका ऐसा भी है जो ओवर नरिश्ड है, कैलोरीज बर्न करने के चक्कर में। ऐसा ही कुछ हाल जॉब्स का भी है। आधी दुनिया जॉब से परेशान है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जॉब्स की जो प्रॉब्लम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है, ये भी बढ़ती रहती है। लेकिन बेरोजगारी के इस समय में जहां पर एक प्यून, एक क्लर्क और कई बार स्वीपर की अगर वैकेंसी कहीं पे निकलती है तो उसको भरने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लेवल के लोग लाइन में खड़े होते हैं। ये हालत है हम तो। लेकिन उसके बीच ऐसा भी एक तबका है जो कि जॉब से ही परेशान है। ये आप इमेज के अंदर में देख रहे हो भाई साहब, कुछ ऐसा हालत है। और ये कोई क्लिक बेट नहीं है, रियलिटी में हम बात करने वाले। जॉब्स जो है लोगों को कैसे मार रही है, मृत्यु हो रही है जॉब की वजह से, और कई लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। खासकर इंडिया के संदर्भ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी यहां पर जापान और इंडिया दोनों की हमने यहां पर रखी है। इंडिया के संदर्भ में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया को बुद्ध और गांधी जी की भूमि माना जाता है। हम स्पिरिचुअलिस्टिक टेंडेंसी के लोग हैं, है ना। स्पिरिचुअलिज्म प्रिवेल करता रहा है लंबे समय से। लेकिन ये स्पिरिचुअलिज्म से हम कब पदार्थवाद, कंज्यूमरिज्म, मेटीरियलिज्म की तरफ, उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ते चले गए। और एक लिमिट तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आज हालत ऐसे हो चुकी है कि पूरा वर्क लाइफ बैलेंस इंसान का बिगड़ चुका है। एनीथिंग दैट मैटर्स इज ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, नेटवर्थ, कितना ज्यादा पैसा हो, उससे बड़ी कोई चाह नहीं रह गई है। इसी को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। अब आप देख रहे हो कि ये चीज़ मोटिवेट कैसे होती है। हम कई बार बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो कई बार मजाक में भी या फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो हम उनकी बात को कई बार लिटरल सेंस में ले लेते हैं। बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द स्टेटमेंट कई बार चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। एलन मस्क साहब, दुनिया की कोई भी लिस्ट निकले उसमें यूजुअली ये टॉप करते हैं, सबसे ऊपर रहते हैं अमीरों की फहरिस्त में। ये कहते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, और कई बार मैं शुरुआती समय में अभी भी अपने ऑफिस में ही कई बार सो जाता हूँ। ऑलराइट, तो क्या वर्क वर्क वर्क, काम की प्रधानता, सक्सेस, आगे बढ़ना और इंप्रूवमेंट। दूसरी तरफ आप देखो, एलन मस्क की तो अभी एज ठीक ठाक है। नारायण मूर्ति साहब को आप जानते होंगे, इन्फोसिस के लेजेंडरी फाउंडर, भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी, 8 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। इन्होंने थोड़े समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि यूथ इन इंडिया शुड वर्क फॉर 70 आवर्स अ वीक। अब संडे को तो यूजुअली ऑफ होता है, अनटिल अनलेस आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो या फिर आपको बोला जाए एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो 6 दिन के हिसाब से अगर आप 70 घंटे लगाते हो तो कुछ 11.5-12 घंटे का हिसाब बनेगा। एक बार चेक कीजिएगा, है ना। तीसरी तरफ यहां पर आप देखो, दुनिया के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले फोर्ब्स, CNN, BBC ने कई बार सर्वेस को किया है और बताया कि फर्स्ट और सेकंड पे टॉम क्रूज और शाहरुख खान है। रिकॉग्निशन के बेसिस पे, यानी कि लोग कितने लोगों को पहचानने वाले जो लोग हैं, टॉम क्रूज को 280 मिलियन के आसपास जानते हैं और शाहरुख खान को 320-340 मिलियन के आसपास जानते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के कई सारे न्यूज़पेपर ने आर्टिकल्स भी निकाले पास्ट में कि कैसे भारत के लिए सॉफ्ट पावर है ना। क्योंकि कोई भी आप देखते हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट आया या भारत के बाहर आप जाओ, तो प्रेजेंट टाइम में भारत की सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है, कल्चरल एम्बेसडर है, शाहरुख खान साहब है। और इनकी सक्सेस प्रेस करने लायक है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे, फ्रॉम बीइंग नो वन टू बीइंग द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। इनका भी थोड़े समय पहले एक स्टेटमेंट आया था, थोड़े क्या बहुत पहले समय आया था, स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि डू नॉट बिकम अ फिलोसफर अंटिल यू बिकम रिच। जब तक आप के पास पैसे ना आ जाए ना जेब में, सब यानी कि सक्सेसफुल ना हो जाओ, बिटवीन द लाइन देखिए चीज़ों को, सक्सेसफुल जब तक आप ना हो जाओ तब तक ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, किसी को दर्शन देने की जरूरत नहीं। कई बार इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, अगर आपको लगता है तो मैं आपसे काफ़ी जेलस हूँ अगर आप ये चीज़ को करते हो, क्योंकि मैं सक्सेस ड्रिवन हूँ, है ना। तो बी काम, बी पेशेंस, इस सबको मेंटेन करके रखिए। 5 स्टार होटल्स में, स्पा में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, रिलैक्स वगैरह, इन सबको भूल जाइए, उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन कई लोगों ने उसके मतलब को नहीं समझा कि क्या कहना चाह रहा, और कई लोग लिटरल सेंस में ले लेते हैं, है ना। उससे होता क्या है, उससे होता कुछ इस तरीके का फिनोमेना है कि आप वर्क 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 करोगे। और एक ये इकोनॉमिक टाइम्स की आप रिपोर्ट देखो, 25 साल का एक फाउंडर टेकी हॉस्पिटलाइज है, ट्विटर पे खुद उन्होंने डाला। सोशल्स नाम की एक कंपनी है, आई एम नॉट श्योर कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही से कर रहा हूं, और मुझे कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट ट्विटर पे आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट, और ये फाउंडर साहब ने खुद ही ने डाला है। नाम क्या है इनका, कृतार्थ मित्तल। और ये बता रहे हैं कि जो हसल कल्चर है ना, जहां पर आप ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो अपने को टारगेट को अचीव करने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के, आप फाउंडर भी हो सकते हो, आप एम्प्लॉय भी हो सकते हो। कई बार क्या है कि एम्प्लॉय उतना ज़्यादा वेल ड्रिवन नहीं है, बट उसके ऊपर भी तलवार लटक रही कि उसको टारगेट को अचीव करना है, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट, और इस टारगेट की दौड़ में, ग्रोथ, रेवेन्यू, सक्सेस की दौड़ में इंसान का यह हालत फिर हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि शुरुआत के समय में कई बार यूथ जो है, युवा पीढ़ी जो है, इसको इग्नोर करती है
कई लोग के सामने परिणाम तुरंत आ जाता है और कई लोग के सामने बाद में आता है। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश में जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप भी खुद भी देख सकते हो, खुद का ट्वीट है, फोटो भी खुद शेयर की इन्होंने। तो ये मना कर रहे हैं यूथ को ऐसा करने से, और ये एप्लीकेबल होता है आप में से कई सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 18 से लेकर के 40-45 तक की आपकी अगर एज है ना, बहुत ज़्यादा ड्रिवन होते हैं हम लोग कई बार। कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सक्सेस हमको अचीव करनी है। एक सक्सेस मिल गई तो अब उसके बाद क्या? एक टारगेट हमने सोचा था 50 साल का, वो टारगेट अगर आपका हो गया 25 साल में, तो अब और भी टारगेट को आप बढ़ाते जाओगे। तो देयर इज नो एंड ऑफ हंगर, ग्रीड का, लालच का, गांधी जी कहते हैं ना, लालच का कोई भी अंत नहीं है। तो देयर इज इनफ टू नीड बट देयर इज नेवर इनफ फॉर ग्रीड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ ये रियलिटी है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। जापान की एक केस स्टडी है जिसको आप देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड में, टीचर्स डे के दिन आई है, 5 सितंबर की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है। जापान पुशेस 4-day वर्क वीक अमिड लेबर शॉर्टेज। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन आपको जापान की देखने को मिल रही है, लेबर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसर्न को लेते हुए वहाँ पर कहा गया कि चलो हम एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जहाँ पर लोग जो कि जिनकी मृत्यु हो रही है, अभी हम केस स्टडी पढ़ेंगे, सुसाइड कर रहे हैं, काम से परेशान है, ओवर बर्डनड है, ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपने आप को, और उसकी तरह से 50 तरह की बीमारियाँ हो रही है और मॉर्टेलिटी का रेट भी हाई जाता है, वो देखने को मिल रहा है। तो एक नई पॉलिसी को लाया गया एम्प्लॉयज़ के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए, थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के लिए कि हफ्ते में 4 दिन काम करो। आपको क्या लगता है ठीक है कि नहीं, वो आप कमेंट में बता सकते हो। हफ्ते में 4 दिन का वीक, क्योंकि मोस्टली आप देखते हो 6 to 5 डेज, कुछ कंपनियों में 6 डेज और कई कंपनियों में 5 डेज अ वीक होता है, संडे को यूजुअली ऑफ होता है। यहाँ पर इसने 4 डे की बात कही है। भारत के अंदर में भी, बैंकिंग के अंदर में और भी कई सारे सेक्टर्स के अंदर में इस तरीके की बातों को कहा जा रहा है कि 4 डेज और 5 डेज को हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिजिटलाइज करने की हम कोशिश करें, है ना, विदाउट रिस्किंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। हम कोशिश करें कि कई सारे जो छोटे मोटे काम है अगर वो डिजिटलाइज किए जा सके तो उसको वहाँ पर करने की कोशिश करना है। ऑटोमेशन अगर किसी प्रकार से किया जा सके तो जापान ने 4 दिन का, घंटे का तो फिर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, हफ्ते में 4 दिन का ये नया एक रूल निकाला। कंपनीज़ ने भी इसको माना है, अपनी HR पॉलिसीज़ और डायरेक्टरी के अंदर में उसको एंटर किया है, लेकिन कल्चरल हर्डल्स बहुत हैं। कल्चरल हर्डल्स क्यों हैं? क्योंकि कई बार इवन आप में से जो लोग एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में UGC नेट के लिए या फिर अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे हो एंथ्रोपोलॉजी को, तो थ्योरीज वाली जो यूनिट है ना, वहाँ पर आप एक थ्योरी पढ़ते हो कल्चर पर्सनैलिटी की। कल्चर पर्सनैलिटी की थ्योरी ये कहती है कि आपके अर्ली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी अपब्रिंगिंग के समय, रियरिंग प्रैक्टिसेस के समय जो आपके अनुभव हैं, वो कई बार आपकी बात की पर्सनैलिटी और बिहेवियर में ट्रांसलेट होते हुए देखने को मिलते हैं, और इंसान को खुद भी इसका अंदाजा नहीं होता है। आप रिलेट कर सकते हो आसान भाषा में इसको समझने के लिए एनिमल मूवी के साथ। चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा था, थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी बच्चे के साथ, अटेंशन डिफिसिट टाइप ऑफ चाइल्ड देखने को मिल रहा था। मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा मूवी को, लेकिन बाद में उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, हो सकता है कि उस प्रैक्टिस का आप डायरेक्टर ने उस चीज़ को एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, साइकोलॉजिकल एंगल उसका नहीं एक्सप्लोर किया, लेकिन हो सकता है कि दैट वाज द रीज़न क्यों कैरेक्टर उस तरीके से बनता है ना। तो एक्सपीरियंसेस आपको बनाते हैं, जैसे भी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में है, खासकर जो अर्ली एक्सपीरियंसेस आपको बनाते हैं। तो कुछ स्टडीज़ हुई हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। एक स्कॉलर है जिनको मदर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कई बार कहा जाता है, ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ फादर्स एंड मदर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वन ऑफ देम अ फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेम्ड रुथ बेनेडिक्ट। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास के टाइम में, आई थिंक 46 में किताब को पब्लिश करती है जिसका नाम था क्रिसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड। क्रिसेंथेमम क्या है? एक फूल है। स्वॉर्ड क्या है? बेसिकली तलवार है। यहाँ पर मैं किताब का आपको कवर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, और ये स्कॉलर हैं, ये ऑथर है। तो ये कह रही है कि जापानीज़ की जो पर्सनैलिटी है, जापान का जो कल्चर है, उसके बीच में आपको एक डुअलिटी, एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। लोग डिसिप्लिन तो काफ़ी हैं, फूल की तरह काफ़ी नाजुक भी हैं, एथिकल हैं, मोरल हैं, बट समय आने पे उनके बीच में एक स्वॉर्ड की तरह स्ट्रिक्टनेस, मिलिटेंसी भी देखने को मिलती। ये क्यों जानना चाह रहे थे? बेसिकली आप देखोगे कि जब वर्ल्ड वॉर का पीरियड था ना, जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ और बहुत सारी रिसर्चेस बंद हो गई थी। तो प्रिजनर ऑफ जो वॉर होते थे ना, जो कैदी पकड़े जाते थे युद्ध के दौरान में, उनसे डाटा को कलेक्ट किया जाता था, उनसे ये समझने की कोशिश की जाती थी कि एनिमी नेशन या कई बार अलाइड नेशन का भी बिहेवियर किस तरीके का, और है तो ऐसा क्यों है। तो उन्होंने देखा कि देयर इज़ अ डिस्टेस्टफुल टाइप ऑफ डिमीना इन दी बिहेवियर और ड्यूरिंग दी बैटल्स दैट इज सीन इन द पर्सनैलिटी ऑफ जापानीज, जो जापानीज सोल्जर्स हैं वहाँ। तो ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो उन्हें पता चला कि जो रियरिंग प्रैक्टिस है, इसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। शुरुआत के समय में जो बच्चे को पाला जा रहा है, वो एक फूल की तरह, क्रिसेंथेमम की तरह वहाँ पर किया जा रहा है, और बाद में स्वॉर्ड जैसी स्ट्रिक्टनेस।
तो ये डुअलिटी को ला रहे हैं इंसान की पर्सनैलिटी में। डिसिप्लिन, एथिकल, मोरालिटी, फूल जैसे आपको देखने को मिलेंगे, सहज, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो मिलिटेंसी, वो स्ट्रिक्टनेस, वो भी देखने को मिलेगा। तो यही चीज को आप देखोगे कि इसको आप रिलेट कर सकते हो कि लोग क्यों चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं। मेलिनोस्की नाम के स्कॉलर हैं, कहते हैं कि कल्चर इज द ग्रेटिफाइंग एजेंट। कल्चर क्या है? ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करता है, ग्रेटिफिकेशन का मैकेनिज्म को रखता है। और ह्यूमन की नीड समय के हिसाब से बदलती है। जैसे आप बच्चे हो, आपको कुछ और इंटरेस्ट है, बाद में आपको कुछ और अच्छा लगता है, फिर और बड़े हो तो कुछ और अच्छा लगता है ना। बचपन में छोटी सी कार को आपको चलाना अच्छा लगता था, बाद में हो सकता है प्ले स्टेशन अच्छा लगा हो, उसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ और अच्छा लगा हो। तो अलग अलग समय पे आपकी ज़रूरतें बदल रही है, आपका इंटरेस्ट बदल रहा है, और उसके साथ साथ कल्चर भी बदलता है, क्योंकि कल्चर का काम है इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई करना। आपकी नीड्स बदलती जाएगी तो कल्चर के अंदर में भी वहाँ पर चेंजेस आएगा। तो कल्चर चेंज या किसी भी प्रकार के सोशल चेंज को हिंड्रेंस क्यों है, रुकावट क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर में एक रिजिडनेस आ गई। इसलिए आप देखोगे यूपीएससी के अंदर में भी ऐसा कहा जाता है, ऑल्दो देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट, बट इट इज बिलीव्ड कि आप जब पैनल के सामने बैठते हो, जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बैठते हो, जब इंटरव्यू होता है आपका, तो दे सॉर्ट ऑफ एनकरेज या फिर दे लाइक टू हैव द यंगर कैंडिडेट्स और यंगर एस्पिरेंट्स। वो चाहते हैं कि ट्रेनिंग के लिए वो जाएं। क्यों? क्योंकि जब आपकी कुछ 28-30 के आसपास की एज पहुंचती है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी कंसोलिडेट कर चुकी होती है। जो भी आपकी प्रक्रिया है, जो भी आपकी सोच है, वो सब कंसोलिडेट कर चुकी है। अब उसको ज़्यादा परिवर्तित करना आसान नहीं है। और हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान यंगर एस्पिरेंट रहेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच अभी कंसोलिडेट नहीं हुई, उसको मोल्ड किया जा सकता है। जैसे मटका होता है ना, उसको शेप दिया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है यंगर एज के में। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कंसोलिडेशन होता जाता है। तो पर्सनैलिटी भी एक बार आपकी रिजिड हो जाती है, तो कई बार कल्चरल चेंज बाहर से कोई अगर आता है, जैसे यहाँ पर कल्चरल चेंज लाने की कोशिश की जा रही है ना, लेकिन लोग मानते नहीं। अब जापान एक ऐसा देश आप देखोगे जहां पर आईएलओ से लेकर के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 50 लोग की साल में मृत्यु हो जाती है एक्स्ट्रा वर्क की वजह से, स्ट्रिंजेंट वर्क की वजह से। जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, संडे को काम कर रहे हैं, छुट्टियों के दिन काम कर रहे हैं, लेट नाइट तक जग रहे हैं, स्लीप पैटर्न पूरी तरीके से खत्म हुआ है। कभी 4 घंटे सो रहे हैं, कभी 2 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे। हमें बचपन में सिखाया जाता है 8 घंटे सो। आज की रिसर्चेस कहती हैं कि ऑप्टिमम पीरियड कुछ 7-7.25 घंटे होता है आपका सोने का। इतना देर सोना ही चाहिए आपको, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप एनर्जेटिक फील करो, बट लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे इंप्लीकेशन होते हैं। सो 8% जो यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर एंड वेलफेयर का जो वहाँ का डाटा है, वो कह रहा है कि 8% है जो 3 बार से ज़्यादा आपको छुट्टियाँ नहीं देते वहाँ पर एम्प्लॉय। तो इस तरीके का वर्क कल्चर था। कई बार इसको टॉक्सिक वर्क कल्चर भी कहा जाता है। जापान के अंदर में ये चीज़ प्रेवलेंट थी, और उसी की वजह से 2 फिनोमेना वहाँ पर 1970s और 80s में ऑब्जर्व किया गया। एक जिसको आप कारोशी कहते हो, है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीजनल प्रोनाउंसिएशन, बट आई थिंक इंग्लिश में जैसे इसको बोला जाएगा वो ठीक ही होगा। और दूसरा जो आपका है वो कारो जिसात्सु आपका है, ठीक है। कारोशी जिसका मतलब है डेथ फ्रॉम ओवरवर्क। ये सब चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। डेथ फ्रॉम ओवरवर्क ये 1970 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और तब से इसको यूज़ किया जा रहा है। कई और देशों में भी इस तरीके की चीज़ों को देखा जा रहा है। ये एक सोशियो मेडिकल टर्म है जो कि क्यों आ रहा है, इसके अंदर में हो क्या रहा है कि लोगों की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी राइज कर रही है। मॉर्बिडिटी डिजीज की फ्रीक्वेंसी, मोर्टेलिटी मृत्यु दर बढ़ रही है। एग्रेवेटेड वर्क और हैवी वर्कलोड के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, बहुत सारी परेशानी जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको देखने को कई बार मिल रहा होता है, ठीक है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? अभी हम कारोशी की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो फिनोमेना यहाँ पर है कारो जिजात्सु, इसको आप देखोगे तो दिस इज सुसाइड फ्रॉम ओवरवर्क। वहां पर डेथ फ्रॉम ओवरवर्क था, यानी कि इंसान खुद नहीं सुसाइड कर रहा है, लेकिन काम की वजह से स्ट्रोक लाइक कंडीशन, सीवीडीज वगैरह हो रही है, डेथ हो रही है। यहाँ पर वो इंसान खुद सुसाइड कर रहा है स्ट्रेसफुल सिनेरियोज की वजह से, जो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर में जो टॉक्सिसिटी है उसके वजह से। अब आईएलओ से लेकर कई सारे संगठन ने इसके रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। ये चीज़ लगभग 1980 से जापान में सबसे पहली बार देखी गई है, और इसके रीज़न बहुत सारे हैं कि आप जब काम करते हो किसी कंपनी के अंदर में, आपको जो अपेक्षा होती है कि आपने ज़्यादा मेहनत की है तो आपको एक इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा, आपको अप्रेजल मिलेगा, आपको प्रेस किया जाएगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा, वो कई बार वहाँ पर नहीं मिल रहा है। दूसरा, आए दिन आप सुनते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, खासकर आईटी सेक्टर में अगर आप हो, इन तरह की जॉब्स को आप देख रहे हो, तो 2022 से फिनोमेना क्वाइट कॉमन है ना, कि लगातार फायरिंग्स, ले-ऑफ्स का राउंड चला जा रहा है। कहीं पे 20,000 किसी ने निकाल दिया, किसी ने 30। अमेजॉन का भी थोड़े समय पहले न्यूज़ आया था, तो कभी माइक्रोसॉफ्ट, कभी अमेजॉन, कभी गूगल ने निकाला इतने सारे लोगों को। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब फायरिंग की जा रही है तो इसकी वजह से एक जो इंसान के दिमाग में
एंजाइटी बन रही है, इनसिक्योरिटी बन रही है कि चलो ठीक है नए में गए, अब वहां पर भी आपको स्टेबिलिटी नहीं, बिकॉज ह्यूमन माइंड सर्चेस फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, दो चीज़ों के लिए देखता है। अब ग्रोथ तो आपको काम से मिलेगी, आपको पता है आप मेहनत करोगे, लेकिन उस ग्रोथ को लाने के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्टेबिलिटी एक कंसर्न है जिसकी वजह से इंसान के अंदर में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। और कई तरीके के जो साइकोसोशल हैजार्ड है या फिर साइकोसोमैसिस की जो कंडीशन होती है, ये इंसान के अंदर में डेवलप हो रही है। ऑलराइट, अब इसके ILO के द्वारा लिस्टेड ये रीजंस हैं, आपको ILO.org करके आप डालोगे ये टर्म्स के नेम, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि क्या वजह है इन दोनों फिनोमेना का। पहला तो हॉलीडे के दिन में वर्क करना। कई सारी कंपनीज होती हैं, देखिए एक तो है कि आपको कोई टास्क दिया गया है, अब उस टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर पाए 6 दिन के अपने समय के अंदर में। आपको पता है मंडे को कई बार होता है कि ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, है ना, कि लास्ट मंथ का या लास्ट वीक का टारगेट्स कहाँ तक पहुँचे, नहीं पहुँचे तो क्यों नहीं पहुँचे। तो आप उन मीटिंग्स में जब जाते हो तो आपको डर है कि अब अचीव नहीं किया टारगेट, तो इसलिए कई बार लोग छुट्टियों के दिन भी काम करें। 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, दिवाली है, दशहरा है, लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हॉलीडे के दिन वर्क करना, लेट नाइट तक रात भर जग करके काम करना, डिजिटल स्क्रीन्स पे पूरे समय तक बैठे रहना। बॉडी की आज इकोनॉमी ऐसी हो चुकी है हमारी कि हम एक जगह पर बैठे हैं, पढ़ भी रहे हो, आप में से कई लोग स्टूडेंट्स होंगे, बैंकिंग, RBI, SSC वगैरह, कई सारे एग्जाम्स की, UPSC, जुडिशरी की आप पढ़ाई कर रहे हो। अब उस पढ़ाई में भी क्या है कि आप पूरे समय बैठे हो, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे कोई पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये वीडियो भी आप ऑनलाइन देख रहे हो, है ना। तो क्या है कि पूरी हमारी बॉडी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इसकी वजह से कई प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो बॉडी में अकर हो रहे हैं। ऑलराइट, ओबिसिटी बढ़ी, और एक ओबिसिटी अकेले कितने न जाने नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का या लाइफस्टाइल डिजीजेस का एक इकलौता कॉज आपका ओबिसिटी है। बोन के अंदर में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो एक सर्टेन वेट को, आपका स्केलेटन तो उतना ही सा है ना, पतला सुकड़ा सा, लेकिन आपकी बॉडी जो है आप वेट को पुट कर रहे हो लगातार, तो आपके जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो वेट पड़ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इन्फ्लेमेशन होगा जॉइंट्स के बीच में। तो एक अकेली ओबिसिटी जो है ना, कम से कम 50 तरीके की बीमारियों का घर माना जाता है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले आपको कहता है कि वेट कम कर लो अपना। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेस जो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, क्यों, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। कई बार कंपनियों के अंदर में जो लीव पॉलिसी है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी होती है ना। आपको बोला तो गया कि 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का नोटिस पीरियड है, आपको बताया जाएगा अगर किसी वजह से हमें आपको हटाना पड़ा या फिर कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत आई, मजबूरी में हटाना पड़ा, लेकिन उसको भी कई बार फॉलो नहीं किया जाता। कई बार 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, और कभी कभी तो इमीडिएट बेसिस पे ईमेल आता है कि ड्यू टू सो एंड सो रीजंस आपको हटाया जा रहा है ना। तो ये भी इंसान के अंदर में क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को। देन मिडल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट के अंदर में आप देखते हो कई बार जो प्रेशर ऊपर से आएगा उसके ऊपर से और आएगा, तो ये प्रेशर को मिडल जो मैनेजमेंट होता है वो लास्ट आंसरेबल लेयर होती है, उसके बाद की जो लेयर होती है उसका डायरेक्ट कई बार अपर मैनेजमेंट से कांटेक्ट नहीं होता है। तो मिडल मैनेजमेंट के अंदर में टेंडेंसी को पाया गया है, ILO कहता है ऐसा, कि वो अपने नेग्लिजेंस को, जो इनकॉम्पिटेंसी है, ठीक है, इसको कई बार कि आप कितने ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट हो, इसको आप दूसरे के ऊपर, सामने वाले के ऊपर आप डालने की कोशिश करो, लोअर आपके जो स्टाफ हैं उसके ऊपर आप डालने की कोशिश करो कि आप सेफ रहो, है ना। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर लिस्टेड बाय ILO। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब जापान ने इससे उभरने के लिए, इससे बचने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए प्रमोट करना शुरू किया कि आप किस तरीके से कैंपेन चलाए, जिसको वो कह रहे हैं वर्क स्टाइल रिफॉर्म कैंपेन, जिसके अंदर में 4 दिन का काम, हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। एनुअल लीव से लेकर के एम्प्लॉय जो फ्रेंडली कार्यक्रम है इनको वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जो कल्चर है ना, हमने कहा था ना कल्चर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। जो कल्चर है जापान का, उसके अंदर में बसा हुआ है वर्कोहॉलिज्म, काम काम काम, वर्क वर्क एंड वर्क। तो लोग ने, एक पैनासोनिक की केस स्टडी है, पैनासोनिक को आई होप आप जानते होंगे, इसकी जो पेरेंट कंपनी है पैनासोनिक होल्डिंग कंपनी, उसके अंदर में अक्रॉस ऑल द रीजन्स, उस क्षेत्र के अंदर में 63,000 एम्प्लॉयज़ हैं। अब उनके सामने पॉलिसी को लाकर रहा गया कि ये सारी चीज़ें हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है और हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन 150 लोगों ने उसको सिर्फ ऑप्ट किया, 150 लोग आउट ऑफ 63,000 पीपल, ओनली 150 ऑप्टेड। यानी कि जो इंसान के अंदर में जो कल्चर है ना, उसकी पर्सनैलिटी बनी हुई नहीं, करना है हमें, ओवर वर्क करना है, वी आर यूज टू इट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें। तो ये दिक्कत आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑलराइट, बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखी गई, जिससे
अभी भी वो समस्या परसिस्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने सोचा कि समाधान हो जाएगा, बट वो समाधान हुआ नहीं। हाँ, कुछ जगहों पर, कुछ कंपनीज के अंदर में एक शिफ्टिंग एटीट्यूड देखने को मिला, जहां लोगों ने 3 डेज ऑफ जो है उसको वहां पर ऑप्ट करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उसको एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया, और करना भी चाहिए, क्योंकि जापान के अंदर में एक स्टडी है जो कि एनुअल गैलप सर्वे ने की थी। वो बताती है कि आप अपने काम से कितना सेटिस्फाइड और खासकर आप एंथुजियास्टिक कितना फील करते हो अपने काम के प्रति, उत्साहित कितना आप होते हो। कई बार होता है ना कि आप थक गए हो, बस काम के लिए काम करो बिकॉज इट इज जॉब, देन यू आर डूइंग दैट। आपका दिमाग नहीं खुश है, आपका मन नहीं खुश है उस काम को करने में, बट आप कर रहे हो बिकॉज आपकी मजबूरी है। तो कई बार जब इसकी रिसर्च की गई, एनुअल गैलप ने भी यहाँ पर किया हुआ सर्वे, तो उसने देखा कि सिर्फ 6% लोग जापान के अंदर में अपने वर्क को लेकर के एंथुजियास्टिक है, उत्साहित है कि ये काम हमें पसंद है। और ये ग्लोबल एवरेज से भी कम है। ग्लोबल एवरेज तो वैसे भी बहुत कम होगा, क्योंकि और भी ऐसे देश हैं जहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है। तो ग्लोबल एवरेज हमेशा किसी चीज़ का कम होता है, ठीक है। जैसे आप एजुकेशन को देखो, लिटरेसी से आप रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैन्स की जो लिटरेसी है भारत के अंदर में, या फिर पारसीज की लिटरेसी, तो वो काफ़ी हाई है। जैन्स की लिटरेसी अराउंड 94-95% के आसपास, एज पर सेंसस 2011। और बुद्धिस्ट की आप जो बुद्धिज्म वाले लोग हैं उनको भी आप देखोगे तो 80 के ऊपर है, 82-84 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे नहीं आता है, 82-84 के आसपास लिटरेसी रेट है उनका भी, ठीक है ना। बट नेशनल एवरेज उससे काफ़ी कम है। तो कोई भी ग्लोबल या नेशनल एवरेज इज ऑलवेज कम, बिकॉज वो दोनों एक्सट्रीम्स को एवरेज आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो ग्लोबल एवरेज है पूरी दुनिया में वो 23% है, उसके आधे का आधा वाली हालत लगभग हो चुकी है। तो इसको सुधारने की बहुत जल्दी जरूरत है जापान में, और नए स्टेप्स को लिया जा रहा है। होपफुली लोग वहां पर अपनाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक तो आपके साथ एंथ्रोपोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनके साथ इस चीज़ को वी वांटेड टू कनेक्ट इट। कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल की थ्योरी है जो नेशनल कैरेक्टर की स्टडी है ना, कि कई बार नेशनल कैरेक्टर स्टडी जो हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, उन्होंने बताया कि लोगों के बीच में डिस्पाइट द डाइवर्सिटी विद इन अ कल्चरल यूनिट, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी विद इन अ कंट्री, विद इन अ नेशन, देयर एग्जिस्ट अ कॉमन पैटर्न इन द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि आप भारत के हो तो सारे भारत इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं, इतने सारे रेस के हम लोग, इतने सारे धर्म हैं, उसके बावजूद हमारे में कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न होगा। तो वैसे ही ये जापान की पर्सनैलिटी में उन्होंने बताया कि वो कॉमन पैटर्न जो डुअलिटी है वो देखने को मिलती है। गेट, शेम, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बताया अपने वर्क में, ठीक है ना। तो आप उससे रिलेट भी कर पाओगे। दूसरा, ये वीडियो एज अ मैसेज था, यंगस्टर जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, ओवरवर्क नहीं करना है। आप कई बार सुनते होगे टॉपर्स, कोई बोल दिया 16 घंटे आप लगे हुए हो। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन मॉडरेशन। माध्यमिक मार्ग जो बुद्धिज्म सिखाता है ना, उसको मेंटेन करके लाइफ में चलना है। एंड दोज ऑफ यू हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे नीड टू मेंटेन दैट। कई बार हम आपकी बॉडी उस समय एक एज में साथ दे रही होती है तो आप उतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं करते हो, बट ये सारा का सारा जो बिल है ना वो एक साथ आपके ऊपर गिरता है। तो इट्स अभी तक अगर वो दिक्कत नहीं आई है तो इट्स हार्ड टाइम कि आप फिटनेस के ऊपर, वर्क लाइफ के अंदर में जो बैलेंस है आपका, उसको मेंटेन करने के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप में से जो लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी के जो सबसे बड़े ऑप्शनल की लिस्ट होती है, जो सारे टॉपर्स जिसको लेते हैं, वो ऑप्शन आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। अगर आप उस ऑप्शन के अपकमिंग बैचेस को हमारे ज्वाइन इन करना चाहते हो, या फिर आप जानना चाहते हो कि ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट क्यों होगा,